नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी घुम्मट। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेली बाग वडोदरा में आयोजित किए जा रहे युवा शिविर को संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण मंदिर कुंडलधाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेली बाग वडोदरा द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। शिविर का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत जैसी पहल के माध्यम से युवाओं के लिए एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 कैरेबियाई देशों के दौरे के दूसरे चरण में सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस पहुंच गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एर्गवाइल एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री के साथ गवर्नर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के स्वागत में स्कूली बच्चे हाथों में भारत और सेंट विंसेंट के झंडे लिए मौजूद थे। राष्ट्रपति ने भी बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। सेंट विंसेंट में किसी भारतीय राष्ट्रपति का यह पहला दौरा है। ये भारत की छोटे द्वीपीय देशों में विकास की भागीदारी के साथ पारस्परिक सामाजिक आर्थिक संबंधों में मजबूती को दिखाता है। राष्ट्रपति सेंट विंसेंट के हाउस ऑफ असेंबली को संबोधित करेंगे। बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण के साथ यहां इंडिया ओरिजिन के लोगों से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति कॉल्डेयर रोड का नया नामकरण इंडिया ड्राइव के नाम से करेंगे। इसके साथ ही भारत के सहयोग से चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं के ऑटोमेटिक आदान प्रदान संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नमाज के लिए मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों के प्रवेश की अनुमति वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग की जगह को सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी। 3 दिवसीय सर्वे सोमवार को संपन्न हुआ। सर्वेक्षण के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने के पास एक शिवलिंग स्थित था। मुस्लिम पक्ष ने दावे का खंडन किया और कहा कि संरचना क्षेत्र में एक फवारा उसके हिस्से में था। दिल्ली के तीनों नगर निगमों की आगामी 22 मई को उसका विलय हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। संसद में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को अप्रैल महीने में मंजूरी मिल गई। 18 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई थी। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के एक हिस्से में मानसून पहुंच गया है। इसके मद्देनजर केरल में मानसून 27 मई तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मानसून अनुमान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्व में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत में मानसून पहले की जो बारिश का असर है वो देखा जा सकता है। शुक्रवार के लिए दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा लू चलने के लिए चेतावनी जारी की गई है येलो अलर्ट के साथ। शुक्रवार को दिल्ली में तापमान 45 डिग्री पहुंचने की संभावना। साथ ही गुरुवार से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हीट वेव चलने के आसार। असम में बाढ़ की स्थिति स्थिर बनी हुई है। कोबली नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 27 जिलों के करीबन 1400 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 6,62,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और 46,000 से ज्यादा हेक्टेयर कृषि भूमि अभी तक पानी में डूबी हुई है। सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 248 राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए हैं और लगभग 48,000 लोगों को इन शिविरों में शरण मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली के छावनी परिसर में रक्षा मंत्री एवं रक्षा राज्य मंत्री के साथ ही सेना के अधिकारियों ने योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर जवान विभिन्न तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे में योग जवानों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में
मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली नानिस्टो का व्हाइट हाउस में स्वागत और मुलाकात करेंगे। तीनों नेता फिनलैंड और स्वीडन के नाटो आवेदन और यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वैश्विक मुद्दों के साथ करीबी साझेदारी को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए समर्थन पर भी चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का कहना है कि खाद्य सुरक्षा के संकट को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ तत्काल और एकजुटता के साथ कार्य करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा संकट समाप्त करने के लिए राष्ट्र एकजुट हों। उन्होंने कहा कि मंत्री स्तरीय वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन अल्पकालिक संकट को हल करने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा के तौर पर तैयार किया जाता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अमेरिका में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष में भी योगदान दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच भी अपने पड़ोसियों की सहायता उनको प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोस पहल नीति का पालन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। चीन ब्रिक्स देशों की वर्चुअल जो बैठक है उसमें जो विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे उसकी मेजबानी कर रहा है। बैठक में यूक्रेन महामारी, बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने और सुधारने की आवश्यकता के साथ साथ आतंकवादी विरोधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। जयशंकर के अलावा दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव बैठक में शामिल होंगे। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 52 करोड़ के पार, वहीं 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस संक्रमण का सबसे ज्यादा कहर अभी भी अमेरिका में जारी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 8 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मामले सामने हैं। अमेरिका में अब तक 10 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना मामलों में बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका में 71,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो कोरोना एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। जर्मनी में जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में ये संख्या और उनके मामलों की बात की जाए तो 64,000 से अधिक मामले सामने आए। वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो 29,000 से अधिक मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसके बाद फ्रांस में इन मामलों की संख्या 2 करोड़ 92 लाख के पार पहुंच गई। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि इटली में कोरोना के मामलों में कमी आई थी, लेकिन फिर से उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों में इटली में कोरोना के 30,000 से अधिक मामले सामने आए। इटली में कोरोना मामलों की संख्या 1 करोड़ 71 लाख के पार। वहीं उत्तर कोरिया गंभीर कोविड लहर का सामना कर रहा है। उत्तर कोरिया में पिछले 24 घंटों में 2,32,000 नए मामलों की पुष्टि की गई है। बात जापान की करें तो कल 33,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि की गई। अब वहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 84 लाख के पार। दक्षिण कोरिया में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में दक्षिण कोरिया में कोरोना के 31,000 से अधिक मामले सामने आए। दक्षिण कोरिया में इन मामलों की संख्या 1 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना के मामलों में बढ़त दिख गई। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जिसके बाद ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या 3 करोड़ 5 लाख के पार। अफ्रीकी देशों में भी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का पोस्टर भी जारी किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रव्य दृश्य सह निर्माण और भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। प्रोत्साहन योजना में $260,000 तक की अधिकतम सीमा के साथ 30% नकद धनराशि का भुगतान भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी विदेशी फिल्म की शूटिंग भारत में की जाती है तो 15% या उससे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए $65,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार भारत को विश्व का कंटेंट का हब बनाने, पोस्ट प्रोडक्शन और एवीजीसी सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म जीर्णोद्वार परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत विभिन्न भाषाओं की 2000 से जो ज्यादा फिल्में हैं उनकी पहले की भव्यता के साथ उन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस 75वें कान फिल्म समारोह में सिनेमा और उसकी जो सृजनात्मकता है उसकी प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आ गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि ये वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत और फ्रांस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। 75वां कान फिल्म महोत्सव अभी इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक विशेष अवसर है क्योंकि मार्च 2 फिल्म में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। भारतीय सिनेमा के गहरे सामाजिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय फिल्मों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संवेदनशील माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा केवल 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता की गाथा ही नहीं बल्कि ये कैमरे के माध्यम से सुनाई गई मानवीय प्रतिभा, सफलता और नए भारत के विकास की कहानी भी है। कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर के साथ सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा, फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी शामिल थे। फिल्म अभिनेता आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला, फिल्म निर्माता शेखर कपूर, संगीतकार ए आर रहमान ने भी इस सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के तटीय शहर सेंट ट्रोपेज में एलाद स्क्वायर का दौरा किया। सेंट ट्रोपेज पहुंचने पर महापौर सिल्वी सिरी, उप महापौर एलार्ड फ्रेडरिक और पूर्व उप महापौर हेनरी प्रोवेस्ट एलार्ड ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिख साम्राज्य के पहले महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जनरल रहे जीन फ्रेंकोइस एलार्ड और उनकी पत्नी चंबा की राजकुमारी बन्नूपान देई की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, संत ट्रोपेज का भारत से जुड़ाव 4 पीढ़ियों के बाद भी नहीं टूटा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महापौर सिल्वी सिरी और उप महापौर एलार्ड फ्रेडरिक को गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गाला उत्सव देखने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मार्शे डू फिल्म के कार्यकारी निदेशक जेरोम पालार्ड और सह कार्यकारी निदेशक गुलाम इस्माइल से मुलाकात की। इस अवसर पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर भी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार को सहायता की संभावनाओं को लेकर तलाशना था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मार्शे फिल्म कान के कार्यकारी निदेशक जेरोम पोलार्ड की तारीफ की। उन्होंने भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के देश के सम्मान देने के लिए पोलार्ड का आभार व्यक्त किया। साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत कंटेंट हब होगा। सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं, लेकिन अपनी कहानी के कहने के लिए साहस की जरूरत है। कान फिल्म महोत्सव जहां मार्केट ओपनिंग पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2 बार के ग्रामी पुरस्कार विजेता संगीतकार विकी केज और लोक गायक मामे खान की शानदार प्रस्तुति से दर्शक झूम उठे। आईपीएल में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में 14 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर। हालांकि प्लेऑफ के लिए बेंगलुरु की टीम को यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। दूसरी ओर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी गुजरात की कोशिश अपने अंतिम लीग मैच को जीतकर आगे बढ़ने की होगी। वक्त ब्रेक का।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस में सभी का स्वागत। रुख करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। आईपीएल में कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में बिना किसी नुकसान के 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक 140 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली। वहीं कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 68 रन का योगदान दिया। डीकॉक ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा तीसरा व्यक्तिगत स्कोर बनाया और उनसे पहले ब्रैंडम मैकुलम 158 और क्रिस गेल ने 175 रन की पारी खेली है। जवाब में कोलकाता की टीम 208 रन ही बना पाई और इस रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हार गई। गुजरात टाइटंस के बाद लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। हार झेलने वाली केकेआर, मुंबई और चेन्नई के बाद आईपीएल 2022 से एलिमिनेट होने वाली तीसरी टीम। थॉमस कप का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम के खिलाड़ी चिराग शेट्टी वतन वापस लौट आए। चिराग शेट्टी का मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम ने रविवार को 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया और इतिहास रचा। साल 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई हॉकी संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है। एशियाई हॉकी संघ ने कहा कि अगर स्थगित हुए हांगझाओ एशियाई खेल अगले साल सितंबर तक नहीं हुए तो वो खुद ही ओलंपिक क्वालिफाई कराएगा। एशियाई खेलों का आयोजन इस साल 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन चीन में कोरोना महामारी की खराब होती स्थिति को देखते हुए इसे महीने के शुरू में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हांगझाओ एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों के लिए ओलंपिक स्थान दांव पर लगे हैं। विजेता टीम को सीधे 2024 के पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मार्च में कतर में आयोजित एक कार्यक्रम में पोडियम पर राष्ट्रीय युद्ध का प्रतीक पहनने के लिए रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत की निखत जोरी ने फाइनल में स्थान बनाया। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज की और खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। निखत ने अंतिम 4 के मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को 5-0 से हराने में सफलता पाई। फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।